हेलो एवरीवन, आप सबका केडी क्लासेज लोन करण सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम अपने कंपटीशन लाइन से हटकर थोड़ा सा स्कूली लेवल पर चलेंगे और क्लास 12 का जो अपना चैप्टर नंबर 1 है मानव भूगोल, उस बुक के बारे में अपने पढ़ेंगे। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन भी है कि जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी का, सफलता इंतजार नहीं करती किसी का, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। होता क्या है, सबसे पहले आपको बताएंगे कि भौतिक भूगोल क्या होता है। किसके बारे में? तो भूगोल में अपने दो चीजें देख रहे हैं, कौन कौन सी? एक तो है अपने भौतिक भूगोल और एक है अपना मानव भूगोल। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, दोनों क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले देखो अपने देखो भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल वो होती है जो अपने डायरेक्ट पर्यावरण से संबंधित होती है। ठीक है, किसको बोलते हैं? जो पर्यावरण से डायरेक्ट संबंध होती है। कैसे? जैसे अपने हो गई पहाड़, हो गई नदियां, हो गई जलवायु, हो गई, ये सब किसमें कहलाती है? भौतिक भूगोल में। उसके बाद है मानव भूगोल। मानव भूगोल वो होता है जो इंसानों के बीच में यानी मानव के बीच में और जलवायु यानी प्राकृतिक संसाधनों के बीच एक सीधा संबंध होता है। उसको क्या बोलते हैं? अपने मानव भूगोल बोलते हैं। ठीक है, जैसे भौतिक स्वरूप हो गया, मानवीय गतिविधियां हो गई, ये सब किस में आती है? अपने मानव भूगोल में। ये अपने को दे रखा है, क्या होता है देखो। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणों के बीच का अंतर। ठीक है ना, यानी मानव के बीच में और किसके बीच में? सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में जो संबंध किया जाता है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका मानव भूगोल कहलाता है। आगे दे रखा है मानव भूगोल किस किस के बीच में होगा? भाई मानव भूगोल, भूगोल तो कौन सा हो गया? भूगोल आपका वो हो गया जो पर्यावरण के मध्य आता है। ठीक है, तो मानव भूगोल और पर्यावरण के बीच आंतरिक संबंध को क्या बोलते हैं? मानव भूगोल बोलते हैं। भूगोल की एक शाखा थी 19वीं शताब्दी में, जिसका अपना नाम क्या होगा? बुक का नाम है, याद रखोगे, ओरिजिन्स ऑफ स्पाइसीज यानी स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक का नाम है। किसकी थी? चार्ल्स डार्विन की ये बुक थी। इसके बारे में आप याद रखोगे। इसमें क्या बताया गया है? मानव भूगोल के बारे में बताया गया है। आगे है रेट जेल। इसके अनुसार परिभाषा क्या होती है? तो रेट जेल ने मानव के भूगोल है उसकी परिभाषा क्या दिखी थी? उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, रेट जेल की एक पुस्तक की, जिसका नाम क्या था? एंथ्रोजियोग्राफिक्स। नाम क्या था? एंथ्रोजियोग्राफिक्स। उसके अंदर उसने बताया गया था कि मानव को जीवित रहने के लिए किसके साथ संबंध होना चाहिए? वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। वातावरण से सहयोग प्राप्त करते ही क्या मानव जीवित रह सकता है। आगे था एलन सी सैंपल के अनुसार दूसरी परिभाषा, ये देखो, भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधनों में उपयोग करके गांव, शहरों, सड़क, रेल नेटवर्क आदि भौतिक
संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया गया है। एलन सी सैंपल रेटजेल की एक अमेरिकी शिष्या थी, उसके अनुसार क्या बताया गया है वो दिया गया है। ठीक है, देखो, भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके सड़क, रेल नेटवर्क आदि भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया गया है। एलन सी सैंपल रेटजेल की एक अमेरिका शिष्य थी, जिसने क्या बताया था कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का क्या करवाते हैं, बोध करवाते हैं। क्या करवाते हैं, बोध। ठीक है, आगे देखो, बात आती है भौतिक भूगोल क्या होता है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि भौतिक भूगोल किसकी एक शाखा है, भूगोल की, क्योंकि भूगोल को ही हमने दो भागों में बांटा था, एक भौतिक और एक मानव। तो भौतिक भूगोल क्या होता है, एक प्रमुख शाखा है किसकी, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। यह धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या का अध्ययन करता है। अब प्राकृतिक घटना कौन कौन सी होगी, या तो आपके भूविज्ञान हो गया, ठीक है, यानी जिसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी के बारे में विज्ञान। दूसरा हो गया मौसम विज्ञान, जिसके अंदर क्या बताया जाता है कि मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। इसी प्रकार जंतु विज्ञान हो गया और रासायनिक विज्ञान हो गया, इन सभी से जुड़ा हुआ है। फिर क्या होगी, इनकी कुछ शाखाएं होगी और इनकी कुछ क्या होगी, उपक्षेत्र होंगे, क्षेत्र होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब अपने चैप्टर पर आ जाते हैं, मानव भूगोल का इतिहास क्या था। इसके इतिहास के बारे में देखते हैं क्या था। देखो, सबसे पहले इसका उद्भव कहां से हुआ है, मनुष्य और पर्यावरण के बीच बातचीत अनुकूलन। ठीक है, मनुष्य और पर्यावरण के बीच बातचीत हो गई और क्या हो गई आपकी, अनुकूलन हो गया। ठीक है, यानी उनके बीच में वार्तालाप और संशोधन के साथ शुरू हुआ। खोज की उम्र से पहले विभिन्न समाजों के बीच बहुत कम बातचीत हुई थी, यानी कोई भी नई खोज करते हैं तो विभिन्न समाज होता है, विभिन्न ग्रुप होता है, उनके बीच में क्या होता है, डिस्कशन होता है। तो किस बारे में हुई थी, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अज्ञात समाजों के बारे में जानकारी अब उपलब्ध कराई गई थी। यात्रियों द्वारा अन्वेषण ने मानव भूगोल के क्षेत्र का विस्तार किया और विभिन्न समाजों के साथ बातचीत की। ठीक है, आगे देखो, इसके साथ नए दृष्टिकोण, कल्याणकारी या मानवतावादी विचारधारा, विचार के कट्टरपंथी स्कूल और विचारधारा के व्यवहार विद्यालय की तरह बढ़ सकते हैं। ये सीधी थ्योरी है, कुछ समझाने वाला आएगा नहीं, अभी देखेंगे आगे। अब देखो, मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र के बारे में देखते हैं क्या होता है। पहले क्या चीज है वो देखते हैं। मानव भूगोल प्रकृति में अंतर अनुसंधानक है और सामाजिक विज्ञानों में क्षेत्र और उप क्षेत्र के बारे में देखना सीधा सही है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो पहला आता है सांस्कृतिक भूगोल, यानी अपने जो दिनचर्या में बहुत सारे सांस्कृतिक चीजें पाई जाती है, उनके बारे में जानकारी करना। सामाजिक का मतलब क्या हो गया, समाज से संबंधित जितने भी भूगोल है, यानी उसके बारे में जानकारी। नगरीय भूगोल हो गया, जनसंख्या भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया, आवास भूगोल हो गया और आर्थिक भूगोल हो गया। उसके बाद में आते हैं आपके उप क्षेत्र, कौन कौन से हो जाएंगे, व्यवहारवादी, सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा और लिंग भूगोल। तो ये उप क्षेत्र आपके और क्षेत्र है, इनके बारे में आपको अब विस्तार से पढ़ते हैं, ये चीजें होती क्या है, ये सीधा आप क्रम याद रखोगे। तो देखो, सबसे पहले बात आती है पर्यावरण या निश्चयवाद। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि मनुष्य अपनी दिनचर्या
या जिंदा रहने के लिए जो पर्यावरण है उसी से संबंधित चीजों पर ज्यादा फोकस करता था, ज्यादा ध्यान देता था। यानी प्रकृति के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते थे। जैसे आजकल प्रकृति के साथ छेड़खानी का मतलब है जहां जंगल थे वो जंगल काटे जा रहे हैं आज के टाइम में, कहीं कुछ और वन विभाग का कोई एरिया था उसको भी समाप्त किया जा रहा है, गोचर के लिए एरिया था उसको भी समाप्त किया जा रहा है। तो उसी पर है मनुष्य अपनी निश्चयवाद, पर्यावरण या निश्चयवाद में है। मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता था। प्रकृति के अनुसार अपने को डालने की कोशिश को ही पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रकृति के नियम के अनुसार अपने को डालना ही क्या कहलाता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाता है। ठीक है ना? जैसी होगी उसी के बारे में, जैसे प्रकृति रहने के लिए बोल रहे हैं वैसे इंसान रह जाता था। सर्दी में गर्मी में ना, पहले क्या एसी ये नहीं होते थे हीटर वगैरह, तो जैसे प्रकृति रखती थी इंसान वैसे ही रहता था। दूसरा मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा है। इसका क्या होता है? इसका मतलब है कि मानव भूगोल के अध्ययन को किससे जोड़ना? मानव के कल्याण एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों से जोड़ना था। ठीक है? इसका उदय कब हुआ था? 1970 में। आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे पक्षों पर ध्यान दिया गया। मनुष्य की केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिकाओं पर बल दिया गया। आगे चलते हैं। प्रादेशिक असमानताएं, ठीक है ना, यानी जैसे अलग अलग प्रदेश में जाते हैं अलग अलग असमानताएं पाई जाती है, उसके बारे में। निर्धनता का मतलब हो गया गरीबी, अभाव का मतलब हो गया कमी, जैसे विषयों के कारण एवं निवारण पर ध्यान आकर्षित किया गया। अब बात आती है नव निश्चयवाद। ये क्या होता है? नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने की थी? ग्रिफ्थ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई। यह दो विचारधाराओं पर्यावरणीय निश्चयवाद एवं संभववाद के मध्य के मार्ग को परिलक्षित करती है। यह संकल्पना दर्शाती है कि ना तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है ना ही नितांत स्वतंत्रता की। ठीक है? अब आ जाओ नियंत्रिवाद। नियंत्रिवाद का मतलब है नियंत्रण करना। किसके द्वारा? पर्यावरण के द्वारा। ठीक है? ये दिया गया है मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण के द्वारा क्या माना जाता है? नियंत्रित माना जाता है। मानव की आदिम अवस्था में मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित थी। आगे सीधी थोड़ी सी है, देख लेना एक बार। आगे चलते हैं संभववाद। ये क्या होता है देखते हैं। संभववाद, संभावनावाद, इसका मतलब है कि मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करने में संभव है, बिल्कुल संभव है, जैसे कि आज के टाइम में कर रहे हैं। तो इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। ठीक है? नाम याद रखोगे कौन कौन से? विडाल, डी लाब्लोस तथा लुसियन, ये दोनों इसी में थे। ठीक है? अब आगे आ जाओ। मनुष्य का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, इसके बारे में देखते क्या होता है। मनुष्य तकनीक की मदद से अपने भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आज मौसम विभाग जानकारी देता है कि इतनी तारीख से बारिश आ जाएगी, इतनी तारीख से काल पड़ेगा या सूखा पड़ेगा या तूफान आएगा, तो वो क्या करता है? प्रकृति के साथ बातचीत करता है। लेकिन वो बातचीत करने का तरीका क्या हो जाएगा? तकनीक की मदद से। यह सांस्कृतिक विकास के स्तर को इंगित करता है। भौतिक पर्यावरण के साथ आदिम समाजों की बातचीत को पर्यावरणीय नियतिवाद कहा जाता है। ये भी याद रखोगे। ठीक है? और उसके बाद एक नाम याद रखोगे, ग्रिफ्थ टेलर द्वारा नव नियतवाद का एक मध्य मार्ग पेश किया गया, जिसका अर्थ है न तो पूर्ण आवश्यकता न पूर्ण स्वतंत्रता। तो ये आपका जो पहला पार्ट है उसके शॉर्ट नोट्स से कोशिश किया कि पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाए? कवर हो जाए। इसी तरह अपने आगे भी 1 बाय 1 क्लास
लेते रहेंगे। तो धन्यवाद।